नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एएफएम यूनिट 6 पार्ट 4 आज आपके सामने है। दो मेथड हमने स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड सीख लिया है, समझ लिया अच्छे से। दो और मेथड बचते हैं इसके अलावा। पहला है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड और दूसरा है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ये भी दो मेथड यूज किए जाते हैं, तो ये दोनों मेथड हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। आइए धीरे से शुरुआत करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ों को समझते हुए चलते चलेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे देश में, है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 रिकॉग्नाइज 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से इंडिया में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के कुल कितने मेथड हैं, तो सर टोटल 3 मेथड है जिनको पहचान मिलती है। हम यहाँ पढ़ेंगे कितने इस चैप्टर में, 4 मेथड पढ़ेंगे, लेकिन पहचान कितने को दी है इन्होंने, सिर्फ 3 को ही दे रखी है, जिसमें से हम 2 पहले निपटा चुके हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड हम पढ़ा चुके हैं पहले। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी कि जैसे WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं, ये भी पढ़ा चुके हैं। और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिला के ये 3 ही मेथड जो है रिकॉग्नाइज किए जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और 16 के हिसाब से। IND अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। ये भी याद रखें साथ के साथ में कि डेप्रिसिएशन को पहचानने के लिए, डेप्रिसिएशन को परिभाषित करने के लिए या डेप्रिसिएशन के मेथड को रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज होता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ये दोनों यूज होते हैं। तो ये भी जरा सा याद रखने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो 2 बातें जो हमें यहाँ पर जरूर ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात क्या, कुल मिलाकर के 3 मेथड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से रिकॉग्नाइज्ड हैं। कौन कौन से 3 मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। 3 ये मेथड हो गए। और उसका हमने कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। ये दोनों आपको ध्यान रख करके एग्जाम में बैठना चाहिए। ओके, फिर बात करेंगे हम यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, दिस मेथड यूजेज बेस्ड मेथड, कितना यूज करते हैं उस पर आधारित ये मेथड होता है। डेप्रिसिएशन अमाउंट इज नॉट बेस्ड ऑन पासेज ऑफ टाइम बट एक्चुअल यूज ऑफ एसेट। यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन की जाती है, ऐसा नहीं कि 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। जैसे हमने लैपटॉप का एग्जांपल देखा था कि 60,000 रुपए का लैपटॉप लेकर आते हैं, हर साल इसमें से 10,000 रुपए ईच ईयर, क्योंकि समय 1 साल बीता है तो 10,000 घटा देते थे डेप्रिसिएशन में। ये ऐसे नहीं काम करता है। यहाँ पर क्या होता है कि सोचो लैपटॉप पहले साल तुमने जो है 1200 घंटे यूज किया। कितना घंटे? 1200 घंटे, 1200। दूसरे साल पता चलता है तुम इसको 3000 घंटे यूज करते हो। तीसरे साल पता चलता है कि तुम जो है इसको केवल 1000 घंटे यूज करते हो। इसको ऐसे समझ सकते हैं, कार के एग्जांपल से लीजिए तो और समझ में आएगा। मैं भी किसी ने कार खरीदी है, हो सकता है वो 1 साल में 60,000 किलोमीटर चला दे। मेरी कार लगभग 7 साल की है, अभी तक कुल मिलाकर के जो है 46,000 किलोमीटर चली हुई है। फर्क देखिए, है ना, क्योंकि मैं एक साल में कोई 60,000 किलोमीटर चला दे रहा है और मैं 7 वर्षों में 86,000 किलोमीटर चला रहा, क्योंकि मेरी इतनी रनिंग है नहीं। ऑफिस जाना है, घर आना है, थोड़े बहुत इधर उधर जाना है, तो मेरा उतना एक्सपेंसेस। तो जितना मैं चलूंगा, मेरी गाड़ी जितनी चलेगी, 7 सालों में 86,000 किलोमीटर चली, तो मैं उसी 86,000 किलोमीटर के हिसाब से ही डिप्रिसिएशन लगाऊंगा। कैसे लगाएंगे सर? जैसे मान लीजिए 7 ईयर में 86,000 किलोमीटर, तो हो सकता है पहले साल 10,000 किलोमीटर चली है तो 10,000 पर डिप्रिसिएशन, 10,000 किलोमीटर का डिप्रिसिएशन लगाएंगे। दूसरे साल हो सकता है मैंने 20,000 किलोमीटर चलाई है तो 20,000 किलोमीटर का डिप्रिसिएशन लगाएंगे। तीसरे साल हो सकता है मैं पूरे साल कोविड रहा 500 मीटर ही चलाई है, 500 किलोमीटर चलाई है, तो अब केवल 500 किलोमीटर का डिप्रिसिएशन लगेगा। अगले साल आप पता चलता है कि सर 12,000 किलोमीटर चलाई है, तो अब 12,000 किलोमीटर का डिप्रिसिएशन लगता है। ये इसका फंडा होता है, जितना यूज होगा उतने का डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। बात मेरे ख्याल से थोड़ी समझ में आएगी, नहीं समझ में आए तो घबराएं नहीं, अभी धीरे धीरे जैसे एग्जाम्पल देखेंगे और क्लियर होती है। ठीक बातें। दिस मेथड इज सुटेड फॉर दोज एसेट व्हिच डिप्रिशिएट इन proportion to their use rather than having an useful life measured in number of year। ये उन एसेट्स के लिए फायदे का सौदा होता है जो जितना खर्चा किया जाता है उतना ही ज्यादा डिप्रिशिएट होते हैं, जितना ज्यादा यूज करो उतना डिप्रिशिएट होते हैं। दाढ़ी बनाने वाली ब्लेड है, जितनी बार आप दाढ़ी बनाते जाएंगे वैसे वैसे वो डिप्रिशिएट होती चली जाएगी। देन की उसका नंबर ऑफ ईयर है कि जिलेट की ब्लेड ले आए तो क्या 5 साल चलेगी? नहीं सर, आप मैक्सिमम 5 बार, 6 बार, 3 बार, जैसा भी हो पाए उतनी आप सेविंग उससे कर सकते हैं, दाढ़ी बना सकते हैं। ओके, तो जितना खर्चा करते हैं उतना ही ये डिप्रिशिएट होती है, ना कि कितने नंबर ऑफ ईयर उसकी लाइफ पहले से सेट है। ठीक है,
In this method, the useful life is measured in terms of production output or number of units which are asset is capable of producing during its lifetime. तो इस मेथड में यूजफुल लाइफ कैसे देखी जाएगी? जैसे पहले तो हम बोलते थे कि 5 साल की यूजफुल लाइफ है, वो सब हम मानते थे कि लैपटॉप 5 साल चलेगा हमारा। यहां कैसे मेजर की जाएगी? कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, या कितनी नंबर ऑफ यूनिट जो है प्रोडक्शन हो रहा है अपनी लाइफ टाइम में। इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने बताया, मान लो हमारी जो कार है वो डीलर बोलता है सर कि केवल 1 लाख किलोमीटर जा सकती है। कितना? 1 लाख किलोमीटर टोटल। तो 1 लाख किलोमीटर टोटल इसकी क्षमता है। अब उसमें से कितना हम एक साल में चल गए? सर पता चला इस साल हम 10,000 चले, अगले साल 20,000 चले, अगले साल केवल 12,000 चले, उसके अगले साल केवल 8,000 चले। तो ये उसकी क्षमता, यानी कि इस पर्टिकुलर ईयर में इसने कितना प्रोडक्शन दिया? सर 10,000 किलोमीटर का। अगले इस साल कितना दिया? 8,000 किलोमीटर का। इस साल कितना दिया? 20,000 किलोमीटर का। तो नंबर ऑफ यूनिट जितनी प्रोड्यूस होती है उसी के आधार पर इसकी यूजफुल लाइफ को मेजर किया जाता है। ठीक, आगे देखेंगे एग्जाम्पल तो और बातें समझ में आएंगी। दिस मेथड गिव्स वेरी एक्यूरेट मेजर, बहुत एक्यूरेट मेजर देता है ऑफ द डिप्रिसिएशन, बट सफर फ्रॉम द ड्रॉबैक ऑफ नीड टू मेंटेन एलोबरेट रिकॉर्ड। मतलब इसमें आपको डिप्रिसिएशन का मेजरमेंट सही मिलेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि आपको रिकॉर्ड बहुत तगड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। कैसे? अब जैसे मैं कार चला रहा हूं तो मैं ये नहीं देखूंगा ना कि मतलब मेरी कार इस साल 10,000 किलोमीटर चली है और नेक्स्ट ईयर जो है 12,000 किलोमीटर चल रही है। ये थोड़ा, अगर ये डिप्रिसिएशन लगाना तो अपनी कार में मेजरमेंट करना पड़ेगा, ईच ईयर आपको लिखना पड़ेगा कि कुल मिलाकर के कितना चली है। अब चलो कार का तो फिर भी ठीक है, लेकिन मशीनरी का मान लीजिए, पेन बनाने वाली मशीनरी है आपकी, इस साल 10,000 मशीनें बनाई, 10,000 पेन बनाई है, अगले साल 15,000 मशीनें मतलब पेन प्रोड्यूस करें, तो डेली का कहीं ना कहीं आपको रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा कि आज 6,000 पेन बनी है, कल 12,000 पेन बनी है। तो आपको डेटाबेस बहुत तगड़ा मेंटेन करना पड़ता है। द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन अंडर दिस मेथड इज फॉलोइंग। नीचे दिया हुआ इसका मेथड का फार्मूला, इसका फार्मूला होता है सर एक्चुअल प्रोडक्शन या यूजेज ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन आर यूजेज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एसेट इनटू टोटल डिप्रिसिएशन अमाउंट। मतलब कहने का कितना एक्चुअल प्रोडक्शन है, ठीक, डिवाइडेड मतलब उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में या उस ईयर में कितना एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है, डिवाइडेड बाई टोटल कितना मशीन ये प्रोड्यूस कर सकती है, टोटल कितना प्रोडक्शन कर सकती है। जैसे मैंने बताया कि कार 1 लाख किलोमीटर जा सकती है, पेन बनाने वाली मशीन 10 लाख पेन बना सकती है, तो टोटल कितना प्रोडक्शन कर सकती है, उस पर्टिकुलर ईयर में कितना एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है, इनटू डिप्रिसिएशन अमाउंट कितनी है, कितना अमाउंट है जिसका डिप्रिसिएशन होना है, इन मशीन हमने कितने की खरीदी हुई है, टोटल डिप्रिसिएशन अमाउंट। ठीक है, तो इसके आधार पर ये कैलकुलेट किया जाता है। एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल यूजेज कितना हुआ डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन या टोटल यूज कितना हो सकती है मल्टीप्लाइड बाय डिप्रिसिएशन अमाउंट। ये इसका फार्मूला है। एक एग्जांपल देखते हैं तो थोड़ा सा चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये है कंपनी एबीसी लिमिटेड हैज परचेज अ पेन प्रोडक्शन मशीन। दिस मशीन कैन मैन्युफैक्चर 10 लाख पेन्स आफ्टर व्हिच इट विल बी स्क्रैप्ड। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि एक मशीन खरीदी गई है जो कुल मिलाकर के 10 लाख पेन बना सकती है, उसके बाद में इसको हम कबाड़ में बेच देंगे, भंगार में बेच देंगे। द परचेज प्राइस ऑफ मशीन इज 1 लाख। मशीन कितने की खरीदी गई? 1 लाख रुपए की, और उसकी स्क्रैप वैल्यू यानी जब हम भंगार वाले को कबाड़ी वाले को देंगे तो 10,000 रुपए लौट आएंगे। तो कुल मिलाकर के सर देखिए, हमने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी और जब कबाड़ी वाले को देंगे तो वो 10,000 हमको दे देगा, तो कुल मिलाकर के हमको जो लॉस हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है, 90,000 रुपए का हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है सर? हमें 90,000 रुपए हो रहा है। अब हमारा क्या था फार्मूला, क्या था? एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन पूरी लाइफ का, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन इनटू डेप्रिसिएशन वैल्यू, डेप्रिसिएशन कितना होना है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, देखो यहां लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द प्रोडक्शन द मशीन प्रोड्यूस 2 लाख पेन। पहले साल में मशीन ने 2 लाख जो है पेन पैदा करी है, मतलब बनाई है, तो 2 लाख पेन मतलब हो गया, यहां मैं 2 लाख सीधे 2 लाख लिख देता हूं, डिवाइड बाई टोटल प्रोडक्शन कितना कर सकती है, मशीन को दिया हुआ है कि ये टोटल 10 लाख पेन बना सकती है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू स्क्रैप, मतलब स्क्रैप कर रहा हूं, डिप्रिसिएशन कितने अमाउंट का होना है सर? 90,000 रुपए का डिप्रिसिएशन होगा। मशीन हमने 10,000 की खरीदी है और 10,000 रुपए स्क्रैप वैल्यू है, तो 90,000 का। अब अगर इसी क्वेश्चन में ये बता देते 10,000 1 लाख की मशीन खरीदी है, उसको इंस्टॉल करवाने में 20,000 रुपए लगेंगे, इंजीनियर के चार्जेस 15,000 लगेंगे, तो वो भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कैपिटल यानी टोटल कास्ट इक्वल टू कास्ट जो खरीदने की लगी प्लस जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं माइनस जो है स्क्रैप, है ना, ये हमेशा हर एक जगह लागू होगा।
अगर दिया हुआ है तो यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है स्क्रैप वैल्यू, एक्सपेंसेस नहीं दे रखे तो एक्सपेंसेस को हटा दिया है, बट इन केस अगर एक्सपेंसेस दिए होते सर तो उनको भी हम जोड़ेंगे, छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितने का होगा सर, 90,000 रुपीज का। कैलकुलेट कर लेंगे, 2 ये 5 हो जाएगा, 18,95, 18,000 रुपए का डिप्रिसिएशन पहले साल में होगा। कितने का सर होगा, 18,000 रुपए का डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है। अब अगर दूसरे साल मशीन 5 लाख पेन प्रोड्यूस करती, यानी हमने मशीन और ज्यादा अच्छे से चलाया, पिछली बार हमने कितना करा था, सिर्फ 2 लाख, पहले साल सिर्फ 2 लाख, अगली साल पता चला हमने 5 लाख पेन प्रोड्यूस की, दिन रात मशीनें चलती रहीं, तो उस केस में क्या हो जाएगा सर, 5 लाख प्रोड्यूस करेगी उस सेकेंड ईयर में दिया हुआ है 5 लाख प्रोड्यूस करेगी। टोटल क्षमता कितनी है इसकी सर, 10 लाख मशीन प्रोड्यूस करने की हम मशीन लेकर आए हैं, इनटू डिप्रिसिएशन कितने होने हैं सर, 90,000 रुपए का डिप्रिसिएशन होना है। बस कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 2, इसको आप करिएगा तो 45,000 रुपए, 45,000 रुपए का डिप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर में लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जब ये 2 लाख पेन बना रही है तो 18,000 रुपए का डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं, और जब ये 5 लाख मशीनें बना रही है तो 45,000 रुपए का डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं। तो देखो, जितना ज्यादा मशीन घिसी जा रही, जितना ज्यादा यूज की जा रही, उतना ही ज्यादा डिप्रिसिएशन लगता है। ये इस मेथड की सबसे खास बात होती है, ठीक। सेकेंड ईयर में 45,000 रुपए का डिप्रिसिएशन होगा, ठीक। बस यहीं पर ये मेथड खत्म हो जाएगा आपका। तो एक बार मैं फिर से आपको ये दिखा दूं, इसलिए क्योंकि बहुत थोड़ी सी बातें हमने करी हैं, ये आपने देख ही लिया था। ये 3 मेथड है जिनको पहचान मिली हुई है, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 2 स्टैंडर्ड हैं जो 3 मेथड को रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर हमने ये देखा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड अब समझ में आ गया होगा, कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती है। तो ये यूजेज मेथड बेस्ड मेथड है, यानी कि मशीन कितनी पेन बना रही उस पर आधारित होता है। समझ में अब आपको लाइनें समझ में आएंगी। डिप्रिसिएशन अमाउंट इज नॉट बेस्ड ऑन पासेज ऑफ टाइम, इसमें कितना डिप्रिसिएशन होगा उस समय के हिसाब से नहीं डिसाइड हो रहा है, कितना एक्चुअल यूज हो रहा है एसेट का उसके हिसाब से डिसाइड होता है। ये मेथड जो है उन एसेट के लिए सही है जो डिप्रिशिएट होते हैं ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर यूज। अब कितना यूज हो रहा है उसके आधार पर ये डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, ना कि कितनी यूजफुल उसकी लाइफ है। इसमें यूजफुल लाइफ कैसे कैलकुलेट की जाती है, यूजफुल लाइफ कैलकुलेट होती है कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एसेट कितनी जो है मशीनें प्रोड्यूस कर सकता है, कितनी एसेट मतलब चीजें बना सकता है, ठीक है, प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम। कोई भी एसेट आपने कोई भी मशीन खरीदी तो वो अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने इंस्ट्रूमेंट या फिर कितने जो है आर्टिकल या कितनी पेन कितना कॉपी बना सकता है, उसके आधार पर इसकी लाइफ यूजफुल लाइफ को मेजर किया जाता है। जैसे हमारे पेन के केस में हमें ये पता है कि हमारी जो पेन है वो 10 लाख पेन प्रोड्यूस कर सकती है। अगर ना पता हो तो दिक्कत है, जैसे कोई भी कार कितना चल सकती है, अगर हमें पता है कि 3 लाख किलोमीटर चल सकती है तब तो हम ये मेथड लगा सकते हैं। अगर हमें ना पता हो कि कार पता नहीं हो सकता है 5-6 लाख किलोमीटर चल जाए 15 सालों में, 10 लाख किलोमीटर चल जाए, तो अगर ऐसा है तो हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो फिर भी इसमें मेजर करने का जो तरीका होता है सर वो यही होता है कि कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैपेबल कितने की है, ठीक है। ये मेथड एक्यूरेट आपको रीडिंग देगा एग्जैक्ट। देखो 2 लाख पेन बनाई थी तो 18,000 डिप्रिसिएशन, 5 लाख बनाई तो 45,000 डिप्रिसिएशन, अगर अगले साल 1 ही लाख मशीन बनाओगे तो 9,000 रुपए का डिप्रिसिएशन दे देगा ये, ठीक है। लेकिन इसमें बस वही रिकॉर्ड मेंटेन करने का आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस साल में, इस ईयर में हमने कितना मशीनें प्रोड्यूस, मतलब कितनी पेन बनाई है आपको पता होना चाहिए। कैलकुलेशन के लिए फार्मूला, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ डिवाइडेड बाई एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ डिवाइड बाई टोटल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन उस साल उस ईयर में और टोटल प्रोडक्शन पूरी लाइफ में। एक्चुअल प्रोडक्शन उस ईयर में और टोटल प्रोडक्शन पूरे लाइफ टाइम में, मल्टीप्लाई बाई टोटल डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एसेट। एसेट की डेप्रिसिएबल वैल्यू कितनी है, डेप्रिसिएबल में मैंने आपको बताया कॉस्ट अगर दे रखी है उसमें एक्सपेंसेस देगा तो जोड़ेंगे, स्क्रैप वैल्यू देगा तो घटाएंगे। ये चीज हर जगह लागू होगी, दिया होगा तो छोड़िएगा नहीं वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। इस पर फिर हमने एक एग्जाम्पल देखा जिसमें हमने देखा कि भाई एक मशीनरी खरीदी गई है एबीसी कंपनी द्वारा जो कि 10 लाख पेन बनाने की क्षमता रखती है। हमने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, जब भंगार में कबाड़ी वाले को स्क्रैप में देंगे 10,000 रुपए मिलेंगे, तो कुल मिलाकर के हमारा जो नुकसान है सर वो 90,000 रुपए का है, राइट। अब ये तो आपको क्लियर भी हो गया होगा कि हाँ भाई जैसे लैपटॉप के केस में अपन देखते थे, लैपटॉप के केस में क्या देखते थे कि लैपटॉप के केस में ये होता था कि अगर सोचो हम 60,000 का लैपटॉप लेकर आए और 10,000 का बाद में बेच पाए तो हमारा नुकसान 85,000 रुपए का हुआ। वही चीज है, तो 90,000 रुपए की हमारी डिप्रिसिएशन होनी है। पहले साल प्रोडक्शन देखो यहाँ दिया हुआ है कि मशीन ने 2 लाख पेन बनाई है, तो सर बस एक्चुअल प्रोडक्शन 2 लाख का, मशीन प्रोड्यूस कितना कैपेबल इज सर 10 लाख का इंटू 100, ठीक। तो ये सर हो गई 20, 2 5 10 5
90,000, यहाँ पे 90,000 रुपये है, सॉरी माई बैड 100 से कर दिया, इक्वल टू 18 पंचे 90, 18,000 रुपये का 18,000 रुपये का डिप्रिसिएशन लग जाएगा जब ये 2 लाख पेन करेगी। अगर दूसरे साल हम ये मान ले, जो कि क्वेश्चन में दिया भी है कि दूसरे साल ये मशीनरी 5 लाख पेन प्रोड्यूस कर देती है, टोटल कितना करेगी 10 लाख। 10 लाख सर मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो 10 लाख करेगी वो पूरे लाइफ टाइम में, ये पूरे लाइफ टाइम का होता है, ये उस पर्टिकुलर ईयर का होता है, इंटू आपका 90,000 का डिप्रिसिएशन, 90,000 का डिप्रिसिएशन होना है, तो ये 2 हो जाएगा, आप इसको करेंगे तो 45,000 रुपये का डिप्रिसिएशन आएगा। अब सोचो कि अगर मैं बोलूँ कि सर 3rd ईयर में मशीन चलेगी और सिर्फ 1 लाख पेन जो है, केवल 1 लाख पेन बनाएगी, तीसरे साल मशीन चलाएंगे सिर्फ 1 लाख पेन बनाएंगे, तो डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, देखो 1 लाख ऊपर और टोटल पेन बनाने की क्षमता 10 लाख की है, मल्टीप्लाइड बाई सर 90,000 रुपये, ठीक है 10 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 9,000 रुपये का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अगर मशीन सिर्फ 1 लाख मशीनें बनाती है। इसी तरीके से कुछ भी पूछे आप कैलकुलेशन कर सकेंगे, सिंपल सा है, एक्चुअल प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर ईयर में डिवाइडेड बाई टोटल प्रोडक्शन की क्षमता इंटू डेप्रिशिएबल वैल्यू इंटू डेप्रिशिएबल वैल्यू, बस ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कैसे कैलकुलेशन है क्या है वो क्लियर हो जानी चाहिए, नहीं आया है तो वीडियो को एक बार और देखें और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लगभग जो भी बातें जाननी आपके लिए आवश्यक हैं वो मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। बात करते हैं सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, जो ईयर है, जो वर्ष चल रहा है उसकी डिजिट को जोड़ देना, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, तो पहली बात ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के हिसाब से इस मेथड को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, ठीक है। 3 ही मेथड थे, ये चौथा मेथड है, 3 किए गए हैं, ये चौथा नहीं किया जाता है। पहली बात हमने ये सीख ली। दूसरा सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड का क्या मतलब है, देखो एग्जाम्पल देखो तो समझ में ज्यादा आएगा। देखो अगर कोई एसेट है, मान लो तुमसे वो बोलता है कि इसकी जो लाइफ है वो 10 साल की है, तो हमें क्या करना है, जो ईयर है इसकी डिजिट ले लो, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक। जब तक 1 पर ना पहुंच जाओ तब तक ये पीछे की तरफ लिखते हुए चले जाएंगे। 10 से क्यों शुरू किया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे एसेट की लाइफ 10 साल है। यदि कोई बोले कि सर मेरे एसेट की लाइफ 5 साल है, तो 5 4 3 2 1, टोटल कितना होगा जोड़ना होगा। अगर कोई बोलता है सर मेरे एसेट की लाइफ केवल 3 साल है, तो 3 2 1 6 साल 6। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, जो भी बरस हैं उनकी डिजिट, 10 बरस 9 बरस 8 बरस है ना, 3 बरस 2 बरस 1 बरस, जितने भी वर्ष हैं ईयर हैं उनकी डिजिट लेंगे और उसको जोड़ेंगे, ठीक है। कहां से शुरू करेंगे सर, मैक्सिमम वाले से, यानी अगर जितनी लाइफ है, अगर मान लो कोई कहता है कि हमारी लाइफ एसेट की 6 साल है, तो 6 से शुरू करेंगे और घटते हुए इसको हम जो है सर 1 तक ले आते हैं, ठीक। कहां तक ले आते हैं, 1 तक ले आते हैं। जोड़ डालिए इसको, 3 2 5 1 6 4 10 10 और 5 15 6 21 आ जाएगा, ठीक। चलो तो अब समझ में आया होगा कि सम ऑफ ईयर डिजिट का क्या मतलब है, ठीक है। अगर कोई बोलता है सर मेरे एसेट की लाइफ 4 साल है, कोई बात नहीं सर, 4 + 3 + 2 + 1 6 4 10 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हमें सम निकालना होगा, फिर आगे क्या करेंगे सीखते हैं सर ना, आगे क्या करना वो भी सीखते हैं, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन चार्जेस यूजिंग द सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, टेक द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एन एसेट इन ईयर्स, जो भी एसेट की एक्सपेक्टेड लाइफ है, उम्मीद है, उसको ईयर में लीजिए। काउंट बैक टू 1, पीछे की तरफ 1 तक गिनिए और सारे फिगर्स को जोड़ दीजिए, ठीक है। जो भी एक्सपेक्टेड लाइफ है उसको ईयर में लीजिए और फिर उसको पीछे की तरफ जाइए, छोड़िएगा नहीं कोई है, और 1 तक जाइए। कहां तक जाना है सर, 1 तक, और फिर इन फिगर्स को जोड़ डालिए, आपको इनको सबको ऐड कर लेना, कर लीजिए, बात खत्म, ठीक है। कर पाओगे आप मेरे ख्याल से। ये हो गया इसका फंडा। फिर आगे क्या करते हैं, आगे सर सिंपल है। मान लो मैं बोलता हूं कि मेरे एसेट की लाइफ 4 साल है, एक एग्जांपल देख लीजिए, तो 4 + 3 + 2 + 1 सर टोटल आ गया 10। अब पहले साल जो डिप्रिसिएशन होगा सर, इसमें कॉन्सेप्ट क्या चलता है, पहले साल डिप्रिसिएशन, हमारा टोटल डिप्रिसिएशन कितना होना है सर 10 का, उसमें से पहले साल कितने का होगा 4 का, तो पहले साल का डिप्रिसिएशन 4/10। सर दूसरे साल का डिप्रिसिएशन, टोटल डिप्रिसिएशन 10 का होना है और दूसरे साल में कितना होगा 3 का। अगले साल डिप्रिसिएशन कितने का होगा सर, अगले साल टोटल डिप्रिसिएशन 10 का और होगा कितने का 2 का होना है। अगले साल टोटल डिप्रिसिएशन 10 का और होगा कितने का 1 का, ठीक। बस ये इसका फंडा चलता है, ओके। इन दिस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन एन एसेट
that assumes a higher depreciation charge and a greater tax benefit in the early era of asset life। मतलब ये depreciation मेथड उनके लिए है जहां पर हम ज्यादा depreciation शुरू में चार्ज करना चाहते हैं और ज्यादा टैक्स बेनिफिट शुरू के दिनों में लेना चाहते हैं, उन पर यूज होता है, एसेट की लाइफ पर यूज होता है। टैक्स का बेनिफिट कैसे मिलेगा सर, ये भी एक सवाल है। चलो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा वो तो समझ में आया, कैसे समझ में आया सर, मान लो इसी एग्जांपल को हम ले लें कि आपके एसेट की लाइफ 10 साल है तो टोटल करेंगे 55 आ जाएगा, ठीक है। तो भाई 10 डिवाइडेड बाई 55, पहले शुरू में कितना डिप्रिसिएशन होगा, टोटल 55 होना है और उसमें से पहली बार 10 का होगा, लास्ट में कितने का होगा सर, सिर्फ 1 का होगा। तो ऑब्वियसली 10/55 10/55 और 1/55 में 10/55 बहुत ज्यादा है, राइट, बड़ा है, 10 टाइम्स है। अगर हम देखें तो इसका 10 टाइम्स है, तो शुरू में डेप्रिसिएशन तो बहुत ज्यादा होगा। अगर यहाँ हम मान लें कि यहाँ कैलकुलेट करने पर अगर मान लीजिए 100 रुपीज आता है तो यहाँ कैलकुलेट करने पर वही सेम चीज 1000 रुपए आएगी। तो शुरू में डेप्रिसिएशन खूब होगा, बाद में डेप्रिसिएशन घटता चला जाएगा, ठीक है। तो हाई डेप्रिसिएशन अगर चार्ज हो रहा है, हाई डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तब तो ठीक है, लेकिन टैक्स का बेनिफिट कैसे मिलता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। टैक्स का बेनिफिट सर ऐसे मिलेगा, मान लो अब हमने 5000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, कितने का, 5000 रुपए का, तो उसमें से 1000 रुपए डिप्रिसिएशन में चले गए, तो हमको अब टैक्स केवल कितने पर भरना है, सिर्फ 4000 रुपए पर। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हाँ 5000 का हमें इनकम थी, मेरी इनकम 5000 थी, उसमें से 1000 डिप्रिसिएशन का लॉस हो गया तो 4000 रुपए पर टैक्स भरना है। लेकिन अगर आखिरी के 10वें साल आ जाओगे तो मान लो 5000 रुपए की आपकी इनकम है, तो अब डिप्रिसिएशन केवल 100 रुपए का होगा और अब आपको 4900 रुपए पर 4900 रुपीज पर टैक्स भरना पड़ेगा। तो शुरू के दिनों में आपको टैक्स का बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। देखो यहाँ सिर्फ 4000 रुपए पर टैक्स भरना है, वहां देखो 5000 रुपए के आसपास टैक्स आपको भरना पड़ रहा है। तो ये होता है हायर टैक्स बेनिफिट आपको शुरू के दिनों में मिल जाता है, क्योंकि आप ज्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, तो मतलब ज्यादा अगर नुकसान दिखा चुके होंगे तो आपको टैक्स कम ही भरना होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने, 10 ईयर यूजफुल लाइफ है अगर मान लीजिए किसी एसेट की, तो सारा जोड़ डालिए, 10 से लेकर के 1 तक आइए, जोड़ेंगे 55 आ जाएगा सम ऑफ द ईयर। इन द फर्स्ट ईयर एसेट वुड बी डिप्रिसिएटेड 10/55, यानी कि 10/55 इक्वल टू दिस मच, जो भी कैलकुलेट करके आएगा फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक, फर्स्ट ईयर के लिए। और उसके बाद सेकंड ईयर में 9/55, ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेट करते हुए चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने इसको दिखाया हुआ है आपको सही से, ये देखिए ईयर ऑफ डिप्रिसिएशन कितना हो गया सर, पहले देखो हमने टोटल जोड़ा सर 55 आ गया, पहले साल कितना लगेगा 10 का डिप्रिसिएशन, दूसरे साल 9 का, तीसरे 8, 7, 6, 5, ठीक, ऐसे ही सर ये डिप्रिसिएशन काम करता है, ठीक। तो 10 डिवाइडेड बाई 55 करोगे, इंटू 100 कर लीजिएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, इंटू 100, तो आपका 18.18%, इसमें दूसरे साल में 16%, आप 6वें साल आएंगे तो 9.09% का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। अगर मैं 7th ईयर का कहूँ आपसे कि सर 7th ईयर में कितना डिप्रिसिएशन होगा, तो भाई देखो 5 के बाद 4 आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 55 कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक। ये कहिए तो कैलकुलेट कर दीजिए, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लेंगे आपका। $7.28 मान लीजिए, 7.28% इतने का डिप्रिसिएशन होगा किस ईयर में सर, 7th ईयर में, ठीक। तो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, पूरी कहानी सामने आपके रखी हुई है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और क्लियरिटी आ जाए। 5000 रुपए का आपने कंप्यूटर लिया है जिसकी 200 रुपए साल्वेज वैल्यू है, यानी कि 200 रुपए भंगार में मिलेगा, तो कुल मिलाकर के डिप्रिसिएशन कितने का होगा सर, 4800 रुपए का ही डिप्रिसिएशन होगा। 3 ईयर की यूजफुल लाइफ है, 3 ईयर की यूजफुल लाइफ है, आपको कैलकुलेट करना है डिप्रिसिएशन चार्ज यूजिंग सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ऐसे क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड यूज करके आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करिए। तो देखो इसकी यूजफुल लाइफ सर कितनी दी है, 3 साल, तो हमारा सम कितना हो जाएगा, 3 + 2 1, 3 + 2 + 1 6 हो जाएगा। पहले साल कितना डिप्रिसिएट होगा सर, 3/6, दूसरे साल कितना डिप्रिसिएट होगा सर, 2/6, और तीसरे साल कितना डिप्रिसिएट होगा, 1/6। करेक्ट है कि नहीं, पहले साल 3/6, दूसरे साल 2/6, तीसरे साल 1/6। 3/6 किसका, जितना हमारा डिप्रिसिएशन होना है 4800 रुपए का, किसका, 4800 का 3/6, तो ये हो जाएगा 2400 रुपए, क्योंकि ये इससे आधा हो जाएगा ना, और ये 2400 रुपए, ये इसको काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा, इंटू ये भी 4800 रुपए का ही डिप्रिसिएशन होगा, कितने का, 4800 रुपए का ही डिप्रिसिएशन होगा, ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये इसको 12, ये 24 16 32 16 3 48 1600 रुपए हो जाएगा। और अगर इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 8 48,
तो 800 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 800 रुपए। तो पहले साल सर डिप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? 2400 रुपए का। दूसरे साल डिप्रिसिएशन सर 1600 रुपए का। और तीसरे साल सर डिप्रिसिएशन 800 रुपए का चार्ज होगा आपके। टोटल मिला करके इतना डिप्रिसिएशन आपके ऊपर चार्ज हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने कोई अमाउंट नहीं लिया था। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? 10 साल की यूजफुल लाइफ थी तो 10 + 9 + 8 एंड सो ऑन, ये सब करते करते 1 पर लाए, 55 आया। फिर हमने आपको दिखाया कि पहले साल 10/55, फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो पता चला 18.18% चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई पैसे की बात नहीं करी थी। इस एग्जाम्पल में हम पूरा बाकायदा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक कंप्यूटर है 5000 का और 200 रुपए उसकी साल्वेज वैल्यू है। तो भाई देखो, जैसे ही ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया कि कॉस्ट कैलकुलेट करते समय कितने का खरीदा प्लस एक्सपेंसेस और माइनस सॉल्वेज हमेशा याद रख करके चलिए। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो इग्नोर मार दीजिए, अदरवाइज करिए। ठीक है, अब मान लो इसी में कहा होता कि इसका इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है 500 रुपए फॉर एग्जाम्पल, या 600 रुपए बोल देता, 600 रुपए का इंस्टॉलेशन चार्ज लगेगा। तो सर हमने खरीदा 5000 रुपए का है, इंस्टॉलेशन में हमको 600 रुपए खर्चा करना पड़ेगा और माइनस इसकी स्क्रैप वैल्यू 200 रुपए की है। तो सर अब कितना हो गया? 5400 रुपए टोटल मिले। कितना मिला सर? 5400 रुपए टोटल आपको इसकी कॉस्ट लेनी पड़ेगी। यही डेप्रिसिएबल वैल्यू रहेगी। नहीं दिया है अच्छी बात है, दिया है तो इग्नोर नहीं करना है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो बस ये हो गया सर सम ऑफ योर डिजिट्स मेथड। देखिए यही यूजफुल लाइफ का एक्चुअल कॉस्ट 4800, फर्स्ट ईयर में 3/6, दूसरे साल में 2/6, 2/6, थर्ड ईयर में 1/6। ठीक है, 3/6 कितने का? 4800, 4800 इंटू सीधे सीधे 3/6 करिएगा, ये सब परसेंटेज वगैरह नहीं। ठीक है, कितना आ जाएगा सर? 2400। अब इसमें देखो अपने वाले में कितना आया था? 1600, इसमें 800 आ रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि परसेंटेज में बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया इन्होंने, है ना। हम एकदम एग्जैक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर 2/6 करोगे इंटू आप जो है 4800 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, 16 32 16 3 48। ठीक, एग्जैक्ट कैलकुलेट कर दिया। जैसे 2/6 को लिटरल 1/3 कैलकुलेटर बिठा दिया है। बट ठीक है, आंसर एग्जाम में इतना क्लोज नहीं देते हैं, नॉट टू वरी। आपको या तो 1600 देंगे या तो फिर 1599.84 देंगे, दोनों ऑप्शन नहीं देगा, वरना फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये होगा ईयर ऑफ सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड आपके सामने। ठीक है, डिप्रिसिएशन भी हो जाएगा 4800, बाकी ये 33%, 50% जो घट रहा है वो सारी बातें हमने कर दी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन सिंपली 1600 रुपये ईच ईयर, है ना। अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड की इसी क्वेश्चन में बात करते, मान लो इसी क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन की भी चर्चा करी है इन्होंने, तो भाई 5000 रुपये हमारा एसेट था, 200 रुपये भंगार वाला दे देता तो 4800 रुपये हमको मिलते। और इसको 3 साल में स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है तो सीधे सीधे 1600 रुपये का डिप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाता। तो 1600 इस साल, 1600 नेक्स्ट ईयर और 1600 नेक्स्ट ईयर। ठीक, जबकि हमने सम ऑफ ईयर मेथड लगाया तो 2400 हुआ, अगले साल 1600 हुआ और नेक्स्ट ईयर केवल 800 रुपये हुआ। ओके, सो वी आर डन हियर। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा सर। ठीक है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इससे ज़्यादा आसान कुछ है ही नहीं। इन दोनों मेथड से आसान कुछ है नहीं, क्योंकि तभी ये एक लेक्चर में दोनों निपट जा रहे हैं। थोड़ी बहुत और बातें कर लेते हैं। सिंकिंग फंड क्या होता है? ठीक है, सिंकिंग फंड क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक, तो देखो क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड। फंडा समझ लेते हैं, फिर कोई कठिनाई नहीं होगी आपको। ठीक है, सिंकिंग फंड मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए जैसे मेरे ख्याल से हमने चर्चा करी हुई सिंकिंग फंड के बारे में, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, एक बार चर्चा हो चुकी है। जैसे मान लो हमको एक लैपटॉप, मैंने एक लैपटॉप खरीदा फॉर एग्जांपल। ठीक है, या मान लीजिए आपने एक मोबाइल खरीदा 30,000 रुपये का। कितने का? 30,000 रुपये का एक मोबाइल खरीदा। तो मोबाइल कितने साल चलाते हैं सर? यूजुअली हम 3 साल चलाते हैं, 3 साल बाद बदलना ही पड़ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या आवश्यकता है। आज मान लो 2024 चल रहा है, 2024, तो इसका मतलब 2024 में मैं मोबाइल चलाऊंगा, 2025 में मैं चलाऊंगा और 2026 में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चलाऊंगा। फिर इसका मतलब मुझे 2027 में एक नया मोबाइल खरीदना पड़ेगा। ठीक, 2027 में मुझे नया मोबाइल खरीदना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? हम कुछ करते ही नहीं सर, चलाते ही मोबाइल। जब खराब हो जाता है गए, खरीद लाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आइडली क्या होना चाहिए? आइडली ये होना चाहिए कि हमें हर साल जो है 10,000 रुपये हर साल बचा करके रख लेने चाहिए। अपनी कमाई से 10,000 रुपये अलग रखें, 10, 10, 20, 10, 30। अब अगर तीसरे साल आपको 3 साल बाद जब आपको मोबाइल नया खरीदना है तो 30,000 रुपये आपके पास में एकदम तैयार है। 30,000 और प्लस इस पे ब्याज भी पाओगे आप। ये जान लो कि अपने सेविंग अकाउंट में डाल दिया, एफडी कर दी तो उसका ब्याज भी मिलेगा। तो 30,000 से ज़्यादा रुपये आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपने ये 30,000 रुपये इकट्ठा करा सर ऐसे हर साल करके, यही सिंकिंग फंड है। जनरल लाइफ में उतना काम का नहीं होता है। क्यों?
बिल्कुल वैसे ही जैसे जनरल लाइफ में हम अकाउंटिंग नहीं करते, खर्चे तो बहुत करते हैं, 50 रुपए उनको दिए, सब्जी ले आए, नमक ले आए, आलू खरीद ली, पेट्रोल डलवा लिया, रेस्टोरेंट में खा लिया, मोबाइल का रिचार्ज कर लिया, मैंने एक्सपेंसेस आ दिया, लेकिन हम उसकी अकाउंटिंग नहीं करते, हम कहीं लिखते नहीं हैं कि लिख करके स्ट्रेस लें, बोलते हैं छोड़ो यार खर्चा हो गया होगा, अपनी जेब से ही तो गया है। लेकिन जो है आपका किसी कंपनी में या किसी फर्म में, बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में आपको हर चीज की अकाउंटिंग करनी पड़ती है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल यहीं पर देता हूं कि सोचो एक कंपनी है, उसके पास 5000 लैपटॉप हैं। कितने? 5000 लैपटॉप हैं। 5 साल बाद उसको ये 5000 लैपटॉप बदलने पड़ेंगे। तो सर अगर एक लैपटॉप आपका 50,000 रुपए का लगने, तो भी मोटा मोटा मेरे ख्याल से, पता नहीं मैं सही हूं कि नहीं, 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। ये कितने का? 2.5 करोड़ रुपए का। अब कंपनी 5 साल बाद अचानक से 2.5 करोड़ रुपए उसके लिए अरेंज करना मुश्किल होगा। देखो आपके लिए 30,000 रुपए अरेंज करना आसान है, ठीक है, रखे हैं, पापा से ले लिए, कहीं से कर दिया, हो गया। लेकिन 2.5 करोड़ रुपए एक साथ, भले कितनी भी कंपनी बड़ी हो भाई, 5,000 लैपटॉप रिप्लेस करने हैं, तो 5,000 लैपटॉप रिप्लेस करने 2.5 करोड़ रुपए चाहिए, कहां से आएंगे? तो इसीलिए 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए कंपनियां क्या करती हैं? डिप्रिसिएशन चार्ज करती हैं। डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगी, वो क्या करेंगी? 5 साल में हर साल 50 लाख रुपए अलग रखना शुरू कर देंगी। 50 लाख इस साल, 50 लाख ऐसे करते हुए पता चला कि 5 साल बाद इनके पास 2.5 करोड़ रुपए तैयार हो गए, 2.5 करोड़ रुपए तैयार हो गए, प्लस ब्याज वगैरह मिलके और भी ज्यादा हो गया, और उस पैसे से ये लैपटॉप नया 5,000 नया लैपटॉप खरीद लेते हैं। जो ये 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए इस तरीके से, इसी को ही सर सिंकिंग फंड कहते हैं। कोई चीज डूब रही है, उसका फंड तैयार किया हमने। हमारा लैपटॉप डूब रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसके लिए एक फंड बना के रखा हुआ है। यानी कि जैसे वो नहीं, चींटियां जो है बारिश के दिनों के लिए अपना राशन बचा करके रखती हैं, ठीक उसी तरीके से ही है कि बुरे दिनों के लिए तैयारी की गई हुई होती है। यही फ्रेंड्स सिंकिंग फंड होता है, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट का रिप्लेसमेंट, और जो है सिंकिंग फंड का क्रिएशन, दोनों एक ही बात है। तो सिंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज नॉन कैश एक्सपेंस, दैट इज कैश इज यूजुअली पेड आउट इन द ईयर ऑफ एसेट इज एक्वायर्ड एंड बट द एक्सपेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सेवरल ईयर। देखो क्या कह रहे हैं कि हमारा जो डेप्रिसिएशन का खर्चा होता है नॉन कैश खर्चा होता है। नॉन कैश यानी कोई नकदी नहीं जाती, कोई कैश नहीं जाता है। इसमें क्या होता है, कैश जब हम एसेट खरीदते हैं तो उस साल कैश लगाना पड़ता है। जैसे हमने लैपटॉप खरीदा तो उस साल हमें 60,000 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन ये 60,000 रुपए हम जो है सेवरल ईयर में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डेप्रिसिएशन का खर्चा होता है, उसको हम बोलते हैं कि हर साल 10,000 रुपए हमारा घटता हुआ, 12,000 रुपए घटता हुआ चला जाएगा, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट to plan for replacement of fixed asset as they wear out or become obsolete। तो ऐसे में हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि जो फिक्स एसेट, लैपटॉप, मशीनरी, फैक्ट्री कुछ भी है, उसके रिप्लेसमेंट के लिए हमें प्लान करने की जरूरत होती है, क्योंकि जो हमारे लैपटॉप है, मशीनरी है, फिक्स्ड एसेट है, वो वियर आउट हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल सम ऑर्गेनाइजेशन सेट असाइड एन अमाउंट ऑफ कैश इक्वल टू द अमाउंट of their yearly depreciation expenses so that money will be available to purchase a new asset once the current one is fully depreciated। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या चलता है कि जितना डिप्रिसिएशन हो रहा है, जैसे मैंने बताया आपको 30,000 रुपए मोबाइल लेना है तो हर साल 10,000 रुपए की डिप्रिसिएशन हो रही, तो जितने अमाउंट का डिप्रिसिएशन हो रहा है उतना ही फंड अलग उठा करके कंपनियां रख देती हैं, ताकि जब हमें करंट वन, यानी अभी जो हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं पूरी तरह से जो है आपका बेकार हो जाए जब, तो उतने समय तक आपके पास में मनी अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि देखो तुम्हारा मोबाइल 3 साल में खराब होगा और 3 साल में तुम्हारे पास 30,000 रुपए फिर से अवेलेबल हो जाते हैं। सर इसी को ही, है ना, इसी को ही सिंकिंग फंड कहते हैं। अंडर दिस मेथड अ डेप्रिसिएशन फंड और सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड एंड द अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन रेडली सेलेबल सिक्योरिटीज। तो इसमें क्या होता है कि इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक डेप्रिसिएशन फंड या उसी को सिंकिंग फंड भी कहते हैं, एक फंड क्रिएट कर लिया जाता है और इसमें अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया जाता है। कहां? रेडली सेलेबल सिक्योरिटी, यानी ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो तुरंत की तुरंत बिक जाएं, हमें जरूरत पड़े। जैसे मकान में नहीं लगाना है, जमीन में नहीं लगाना है, क्यों? जमीन तुरंत नहीं बिकती है, लेकिन रिलायंस के शेयर में लगा दिया, जब मन किया तब रिलायंस का शेयर बेच दिया। एफडी करवा ली, जब मन किया तब एफडी को तोड़वा लिया। तो ऐसी जगहों पर हम जो है इन्वेस्ट करते हैं जो तुरंत के तुरंत हमें कैश दे दे, ठीक है। एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एसेट द सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड द सेल प्रोसीड्स ऑफ द ओल्ड एसेट्स आर यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट। तो आखिरी में क्या होगा, एसेट की जिंदगी जब खत्म होगी तो जो भी चीजें हमने मतलब सिक्योरिटीज, एसेट वगैरह या जो भी खरीदा हुआ है उसको हम बेच देते हैं, और पुराने एसेट को बेच करके उसका जो भी पैसा आता है, पुराना एसेट यानी कोई जो आपका
क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू, जो स्क्रैप वैल्यू आएगी उसको सबको यूज करके हम एसेट को रिप्लेस कर देते हैं। तो सर यही होता है सिंकिंग फंड का फंडा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सिंकिंग फंड क्या होता है। कोई चीज खराब हो रही है उसके लिए, जैसे मान लो तुमने एक बाइक खरीदी है, अब बाइक कितने साल चलाओगे, 10 साल चला लोगे मान लो, तो 10 साल अगर चलाओगे तो 1 लाख की बाइक खरीदी तो हर साल 10,000 रुपए रखते चलो, उसकी चाहे शेयर खरीद लो चाहे एफडी करवाते चलो, जब 10 साल बीतेगा तो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए होंगे, अब तुम अपनी जो है पुरानी बाइक बदल सकते हो। ये जनरल लाइफ में है, हम ऐसा करते नहीं है क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा है इसलिए हम ऐसा नहीं करते। अब सोचो जैसे बिरला वगैरह हो गए, टाटा वगैरह हो गए, इनकी फैक्ट्री इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, उनमें मशीनें, एक एक मशीन जो है 2-2 करोड़ रुपए की होती है। पता चला 2 अरब रुपए की मशीनें लगी हुई है फैक्ट्री में। अब अगर 2 अरब की मशीनें 5 साल बाद खराब होंगी तो 5 साल बाद 2 अरब रुपए अचानक से कहाँ आएंगे। दैट्स वाई वी नीड सिंकिंग फंड, इसलिए हमारे पास सिंकिंग फंड होना जरूरी होता है। ठीक है, फिर आती है बात अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट। अब ये क्या बला है और मेरे ख्याल से आखिरी टॉपिक भी होगा, अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट। तो देखो एसेट 2 टाइप के होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। ठीक है, ये आपका इनटेंजिबल है, टेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल एसेट ऐसा एसेट जिसे हम छू सकें, जैसे ये मेरी टच स्क्रीन टीवी है बड़ी सी, इसको मैं छू सकता हूं तो ये मेरा टेंजिबल एसेट है। फ्रिज, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये सारे हमारे घर है ना, जमीन, टेंजिबल एसेट होते हैं। इनटेंजिबल एसेट किसे कहते हैं, ऐसा एसेट जिसे छुआ ना जा सके। अब ऐसा कौन सा एसेट होता है सर जिसे छुआ ना जा सके फिर भी एसेट हो, तो देखिए जैसे मैं आपको कोर्स पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं क्या आपको कोई बुक देता हूं, क्या मैं आपको A4 का प्रिंट आउट देता हूं, मैं आपको कुछ ऐसी चीज नहीं बेचता। क्या बेचता हूं सर आपको, मान लीजिए मैं मेरा कोर्स अगर आप खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी फ्री है लेकिन जब खरीदेंगे मान लेते हैं तो आप बदले में मुझे पैसे देंगे, लेकिन पैसे के बदले में आपको क्या दूंगा, मोबाइल खरीदने गए चलो मोबाइल ले आए, खाना खाने गए खाना खा लिया, लेकिन मेरे से आप क्या पाते हो, मैं बस आपको जो ये 1 घंटे का 15 मिनट 20 मिनट का ये जो वीडियो है इसी को देखने की परमिशन देता हूं बेसिकली। ये मेरा इनटेंजिबल एसेट है, ये मेरा इनटेंजिबल है, इसी से मेरी कमाई होती है, इसी से मेरा घर चलता है। ठीक है, तो इनटेंजिबल एसेट हो गया। ठीक है, तो इनटेंजिबल एसेट, तो जो टेंजिबल एसेट होते हैं जिन्हें छू सकते हैं उसमें डिप्रिसिएशन लगता है। उसमें क्या लगता है सर, डिप्रिसिएशन। और अगर ऐसा एसेट जिसे छुआ ना जा सके उसमें क्या लगता है, डेप्रिसिएशन को ही अमोर्टाइजेशन कह देते हैं, सिंपल। ठीक है, डेप्रिसिएशन कहेंगे टेंजिबल में, छुए जाने वाले एसेट में डेप्रिसिएशन, जिसे छू नहीं सकते उसे सर अमोर्टाइजेशन कह दिया जाता है। ठीक है, तो इनटेंजिबल एसेट में अगर डेप्रिसिएशन होता है तो उसे डेप्रिसिएशन ना कहला करके उसे अमोर्टाइजेशन के नाम से जाना गया है। ठीक है, जस्ट एज मेनी ऑफ द टेंजिबल एसेट्स हैव ओनली अ लिमिटेड यूज लाइफ, मैनी ऑफ द इनटेंजिबल एसेट जैसे पेटेंट हो गए, लाइसेंस हो गए, ट्रेडमार्क वगैरह हो गए, आल्सो हैव लिमिटेड यूजफुल लाइफ। तो बोल रहे हैं जैसे जो आपके टेंजिबल एसेट होते हैं बहुत सारे, कार हो गई है ना, घर हो गया, प्लॉट हो गया, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, सारी चीजें होंगी, इनकी लिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक ये नहीं चलेंगे। ठीक है, तो इनकी यूजफुल लाइफ होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे टेंजिबल एसेट की लिमिटेड लाइफ होती है उसी तरीके से इनटेंजिबल एसेट की भी लिमिटेड लाइफ होती है, जैसे पेटेंट, लाइसेंस और ट्रेडमार्क, इनकी भी एक लिमिटेड लाइफ ही होती है। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए पहले फोटोग्राफिक कैमरा चलता था, फोटो खींचने वाले कैमरे जो दूसरे वाले, अब डिजिटल कैमरे नहीं होते थे, फोटो आया करती थी। ठीक है, कोडक वगैरह की रील्स वगैरह अगर आपने देखी हो कभी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अब उस समय पेटेंट जो है मान लो कोटक कंपनी ने करवा रखा था कि हाँ फोटोग्राफिक ये जो मतलब फोटोज बनेंगी उसका पेटेंट हमारे पास है, तो वो उनका एक तरीके का पेटेंट हो गया। ठीक है, उससे उनकी कमाई थी। लेकिन अब क्या उस कमाई अब उस पेटेंट से कोई कमाई हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि फोटो अब कोई बनवाता ही नहीं है, शादी वगैरह की बात छोड़ दिया, अदरवाइज कोई नहीं बनवाता है। हम डिजिटल फोटो खींचते हैं और डिजिटली उसे अवेलेबल करवा देते हैं, मोबाइल में रखे या फिर फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह डाल दिए, काम खत्म हो गया। ओके, तो अब उस पेटेंट की कोई वैल्यू नहीं रह गई। मतलब समय बीतने पर हमारे इनटेंजिबल एसेट भी डिक्रीज करते हैं, उनकी भी मतलब डेप्रिसिएशन होता है, उसी डेप्रिसिएशन को सर अमोर्टाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज लॉजिकल टू रिड्यूस देयर वैल्यू इन एवरी अकाउंटिंग ईयर बिफोर कैरिंग देम टू द न्यू अकाउंटिंग ईयर। तो ये बेहतर होगा कि हम जैसे हम अपने 60,000 के लैपटॉप को अगले अकाउंटिंग ईयर में ले जाने के लिए 50,000 कर देते थे। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए हमारे घट चुके हैं, डिप्रिसिएशन हो चुका है। तो ठीक उसी तरीके से जो हमारे पेटेंट है, लाइसेंस है और ट्रेडमार्क है, इनका भी डिप्रिसिएशन हमें चार्ज करना चाहिए। तो हमें हर अकाउंटिंग ईयर में रिडक्शन करना चाहिए उनकी वैल्यू को, ताकि अगले ईयर ले जाया जा सके। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। तो ये जो आप वैल्यू घटा रहे हैं बिल्कुल
सब कुछ सेम है। टेंजिबल एसेट में जितना कुछ पढ़ा है सर उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। वही अगर टेंजिबल एसेट या इनटेंजिबल रख दीजिए तो हो डेप्रिसिएशन ही रहा है, बस नाम नया दे दिया इन्होंने, उसको अमोर्टाइजेशन कह दिया बस, और कुछ नहीं है। नो डिफरेंस इज देयर, सिर्फ नाम का फर्क आया कि टेंजिबल एसेट है तो डेप्रिसिएशन कहेंगे, इनटेंजिबल एसेट है अमोर्टाइजेशन कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो जाती बात। तो इसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। दिस इज सिमिलर टू डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन के जैसा ही होता है। आवर डिस्कशन अबाउट डेप्रिसिएशन इन दिस चैप्टर इज इक्वली एप्लीकेबल टू अमोर्टाइजेशन। मतलब वही बात, जितना डेप्रिसिएशन के बारे में हमने डिस्कस किया है अभी तक, वो सारा का सारा अमोर्टाइजेशन पर भी लागू होता है। मतलब कहने का, कोई एग्जाम्पल के तौर पर बोले कि हमारा जो एक पेटेंट है उसकी जो वैल्यू है $10 बिलियन है, मान लेते हैं $10 बिलियन की वैल्यू है हमारे, जो हमारा पेटेंट है, एप्पल कंपनी मान लो बोल देती है। ठीक है, तो $10 बिलियन का डिप्रिसिएशन, तो इसका स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से अमोर्टाइजेशन करिए। तो वही स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, जैसे हमने जो है, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से हम डिप्रिसिएशन करते, तो वैसे ही सेम कैलकुलेशन स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत करेंगे, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक, तो अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर हो जाती बात। तो हमने आपको भैया बता दिया। फिर देखते हैं सम अदर एग्जांपल ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, कुछ और देख लेते हैं एग्जांपल इनटेंजिबल एसेट के। साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज, साइंटिफिक टेक्निकल नॉलेज भी आपका इंटेंजिबल एसेट है। डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रोसेसर सिस्टम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, कॉपीराइट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोशन पिक्चर फिल्म्स, मार्केटिंग राइट्स, फिशिंग लाइसेंसेस, ये सारी चीजें जो है आपकी फ्रेंड्स इनटेंजिबल एसेट के एग्जाम्पल हैं। ओके, जैसे जो फिल्में होती हैं, यहाँ तक कि गाने भी जो है आपके इंटेंजिबल एसेट हैं। गानों को कॉपीराइट, देखिए यूट्यूब पर डालिए, अगर किसी का गाना आप कॉपी करते हैं तो उस पर कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उनकी कॉपीराइट मटेरियल को यूज किया, खास करके टी सीरीज वगैरह वाले नहीं छोड़ते आपको। ठीक, तो कॉपीराइट क्यों? क्योंकि वो उनका इंटेंजिबल एसेट है। अब अगर वो डिक्रीज करेगा तो उस पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। ठीक, डेप्रिसिएशन को ही, अब चूंकि कॉपीराइट में डेप्रिसिएशन है तो ये इंटेंजिबल एसेट है, तो उसी को सर अमोर्टाइजेशन कह देंगे। क्लियर हो जाती बात। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमने आपको सारी बातें समझा दी। ठीक है, हमने देखा पहले क्या देखा, पहला मेथड देखा और दूसरा मेथड देखा। दूसरा मेथड था सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ठीक है, और एक था जिसमें हम एक्चुअल यूज के हिसाब से देखते थे, एक्चुअल यूज कितना हुआ है उसके हिसाब से डिप्रिसिएशन चार्ज होता था। और उसके बाद में फिर हमने देखा, तीसरी चीज़ क्या देखी थी, हमने देखा था जो है सिंकिंग फंड के बारे में, सिंकिंग फंड। और चौथी चीज़ हमने अमोर्टाइजेशन देखी थी। क्या देखा था सर? अमोर्टाइजेशन। तो चारों चीज़ें यहाँ पर कवर कर दी। अब देखो, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो लेक्चर मतलब चैप्टर का जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है वो पूरा का पूरा आपका कवर हो जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ हमारे पास ये यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ठीक है, पहला जो हमने पढ़ा तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अब केवल जो है अकाउंटिंग एंट्रीज का एक कॉन्सेप्ट रह जाता है। अकाउंटिंग एंट्रीज आपको सिखानी है, जिसके बारे में मैंने मेरे ख्याल से पहले लेक्चर में आपको थोड़ा बहुत दिया हुआ है, जानकारी दे रखी है। अब उसी को आपको सिखा दें पूरा, अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करी जाती हैं। तो बस ये चैप्टर आप मानकर चलिए आपका निपट जाता है। अगर अकाउंटिंग एंट्री का क्वेश्चन नहीं बनाते, सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं जैसा कि थियरी बेस्ड मैंने आपको पढ़ाया है, तो डिप्रिसिएशन चैप्टर में आप अब तैयार हैं। आप चाहें तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई इशू है, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, अच्छी बातें लिख सकते हैं, निगेटिव लगे तो निगेटिव लिख सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।